हेलो फ्रेंड्स। सामयिक विमर्श के इस टॉपिक में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हुए हैं। गवर्नेंस का टॉपिक है, शासन का टॉपिक है और नाम है कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। क्योंकि मिशन कर्मयोगी के नाम से लॉन्च किया गया है, इसलिए नाम मिशन कर्मयोगी। क्या है मिशन कर्मयोगी, क्यों इसकी आवश्यकता हुई है और किस रूप में यह अपनी प्रभावशीलता सिद्ध कर पाएगा, इन्हीं सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। प्री और मेन दोनों एग्जामिनेशन के नज़रिए से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। मिशन कर्मयोगी की पृष्ठभूमि के पहले हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्यों मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसके लॉन्च के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जो मिशन कर्मयोगी की बात की गई है, शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत का तरीका नया है, लेकिन डिमांड बहुत पुरानी है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ा जाता है, क्योंकि सिविल सेवाओं के बारे में अध्ययन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में किया जाता है। जितनी भी सिविल सेवाओं की भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, उनका ट्रेनिंग है, उनकी प्रशिक्षण है, पदोन्नति है, ये सारे अध्ययन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में किए जाते हैं। लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय में सिविल सेवाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन होता है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तार से अध्ययन होता है। हालांकि अब सिविल सेवाओं की भूमिका और उसके मुद्दे से संबंधित टॉपिक जीएस में गवर्नेंस के सिलेबस में भी मेन एग्जामिनेशन में शामिल कर लिया गया है। इसीलिए मिशन कर्मयोगी हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब पब्लिक एड में पढ़ते हैं तो विस्तार से पढ़ते हैं कि भर्ती कैसे होती है, सिविल सेवकों की कैसे होनी चाहिए, क्या नए पर्सपेक्टिव होने चाहिए, इसी तरीके से ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, कैसे दिया जा रहा है, क्या संभावनाएं हैं, विदेशों में कैसे दिया जाता है, भारत में और कैसे सुधारा जा सकता है, तमाम परिप्रेक्ष्य। इसी परिप्रेक्ष्य में मिशन कर्मयोगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक सर्वविदित तथ्य है। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, इसका अर्थ ये है कि भारत में ना तो गुणवत्ता प्रधान तरीके से नीतियां बनाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, और न ही गुणवत्ता प्रधान तरीके से उन्हें लागू किया जाता है। इसी पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए लैटरल एंट्री की शुरुआत की गई है, पार्श्विक प्रवेश की शुरुआत की गई, उस पर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। हालांकि अब पुराना हो गया घटनाक्रम, और इसी क्रम में इसी पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए और सिविल सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। बहुत अच्छी शुरुआत है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस शुरुआत से अकेले बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि परिणाम तो देगा, ये परिवर्तन तो लाएगा, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप ये परिवर्तन नहीं लाएगा। ये बात लिख कर ली जा सकती है और मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात, ये अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि सिविल सेवाओं में बदलाव आमूल-चूल तरीके से करने होंगे, बेसिक लेवल से करने होंगे, और बेसिक लेवल का बदलाव है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सबसे पहला, हमारी जो संरचना है ब्रिटिश पैटर्न की है, जो कानून है ब्रिटिश पैटर्न के हैं, जो कार्यप्रणालियाँ हैं वो ब्रिटिश पैटर्न की हैं, पुलिस स्टेट के लिए बनाई गई। उस पुलिस स्टेट की व्यवस्था को आप साज-सज्जा करके और नई संस्कृतियों से चाहे जितना सुसज्जित कर दीजिए, आपको अपेक्षित परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर इस देश के राजनेताओं को वास्तव में इस देश में बदलाव की बयार बहानी है, अगर वास्तव में इस देश में परिवर्तन लाना है, तो सबसे पहले इस देश की सिविल सेवाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। और उस आमूल-चूल परिवर्तन में सिविल सेवाओं की संरचना, कार्यप्रणाली सब में पर्याप्त संशोधन करने होंगे। ब्रिटिशकालीन कानूनों को समाप्त करना होगा, परिवर्तित करना होगा, संशोधित करना होगा, यथासंभव, यथा आवश्यकता। तो इसे संशोधित करना होगा, तब कोई अच्छे परिणाम सिविल सेवाओं के संदर्भ में आएँगे। वरना ऐसे प्रोग्राम पहले भी लॉन्च हुए हैं, उनका अपना अलग-अलग महत्व और प्रभाव रहा है। अब ये नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कुछ न कुछ तो परिवर्तन देकर ही जाएगा। कुछ न कुछ प्रभाव तो देकर ही जाएगा, और अच्छे प्रभाव देकर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अपेक्षा के अनुरूप हम परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा
क्योंकि हमारी जो प्रशासनिक संरचना है, कार्यप्रणाली है, वो आज भी ब्रिटिश जमाने की कार्य संस्कृति से युक्त है, कानूनों से युक्त है, कार्यप्रणालियों से युक्त है। जब तक उस चंगुल से उसे आज़ाद नहीं किया जाएगा, तब तक क्षमता संवर्धन के लिए किए जाने वाले सारे काम व्यर्थ होंगे। ये एक पहलू है फिलहाल विश्लेषण का। मैं इस पहलू को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि बहुत सारी इस विश्लेषण में बहुत सारी संभावनाएँ हैं, बहुत विस्तार है। तो हम अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे, मिशन कर्मयोगी पर कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि यही है सुधारों की जो मैंने अभी यहाँ पर बताई। अब स्वाभाविक सी बात है कि हमें सिविल सेवाओं की भर्ती प्रणाली में परिवर्तन करने थे। पहला काम करना था, उसे मैकाले के प्रभाव से मुक्त करना था। परिवर्तन किए गए। पहले कोठारी की सिफारिश पर परिवर्तन किए गए 70 के डिकेड में, फिर 90 के डिकेड में सतीश चंद्रा की सिफारिश पर परिवर्तन किए गए, फिर आगे चल करके अभी और सीसैट आदि लागू करके परिवर्तन किए गए। लेकिन वो परिवर्तन निःसंदेह परिवर्तन है तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए भारत की सिविल सेवाओं की भर्ती प्रणाली में अभी भी बहुत बड़े परिवर्तनों की गुंजाइश है और बहुत बड़े परिवर्तन लाने की अपेक्षा है। जिस दिशा में अभी फिलहाल अब चिंतन रुक गया है क्योंकि यूपीएससी अपनी पीठ थपथपा रहा है बहुत दिनों से कि उसने भर्ती प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया है, बहुत अच्छा परिवर्तन कर लिया है। लेकिन अगर चूँकि मैं लोक प्रशासन विषय का अध्येता और शोध करता रहा हूँ, बहुत गहराई से मैंने अध्ययन किया है, इसलिए अगर उस गहराई में जाकर के मैं विश्लेषण करूँ, तो मैं भारत में भर्ती प्रणाली में जो हुए संशोधन है, परिवर्तन है, मैं उनको 10 में से केवल 2 नंबर या 3 नंबर ही दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। क्योंकि परिवर्तन है, निसंदेह है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, भारत की जो सिविल सेवाओं की आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरा करने में वो परिवर्तन बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। तो जो सुधार हुए हैं, वो केवल 20% वाले हैं, बस 10 में से 2 नंबर, इससे ज़्यादा पाने लायक नहीं। यानी अभी भर्ती प्रणाली में भी बहुत बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमारा उद्देश्य मिशन कर्मयोगी का अध्ययन करना है। वो एक अलग विस्तार की बात है, वो एक अलग अध्ययन की बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सेवाओं के अध्ययन का क्षेत्र कितना व्यापक है। तो वो एक अलग अध्ययन का विषय है। हम लोग आते हैं मिशन कर्मयोगी पर अब। मिशन कर्मयोगी की चर्चा। ये ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। सिविल सेवाओं की प्रशिक्षण व्यवस्था में भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है, बहुत पहले से अनुभव की जाती रही। क्योंकि भारत में सिविल सेवाओं की प्रशिक्षण व्यवस्था को कैपेसिटी बिल्डिंग से जोड़ा नहीं गया, क्षमता निर्माण से जोड़ा नहीं गया। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है? क्षमता निर्माण क्या होता है? हम जब किसी को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हमने प्रशिक्षण दिया किसी भी प्रशिक्षण अकादमी में, किसी को भी दिया, सिविल सर्वेंट है या नहीं है, किसी को भी दिया, तो प्रशिक्षण देने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस विषय के विषय में संदर्भ जिस विषय के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके संदर्भ में कौशल विकसित किया जाए, स्किल स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण का मुख्य पर्पस होता है। इसका एसेंशियल एलिमेंट होता है, स्किल डेवलप किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, क्षमता का निर्माण किया जाए, अर्थात ऐसे कौशल का विकास किया जाए, जिसके माध्यम से यदि वह अपने दायित्वों का निर्वाह करे, तो सबसे सक्षम तरीके से दायित्वों का निर्वाह करे। बहुत सक्षम तरीके से दायित्वों का निर्वाह कर सके, कुशल तरीके से दायित्वों का निर्वाह कर सके, इसे कहते हैं क्षमता निर्माण। हमारे देश में सिविल सेवकों की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। आईएएस को ट्रेनिंग अलग तरीके से दी जाती है, आईपीएस को अलग तरीके से दी जाती है, आईआरएस को अलग तरीके से दी जाती है, आईआरपीएस, आईआरएस सबकी ट्रेनिंग के अलग-अलग तरीके और सबकी ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग एकेडमीज़ बनाई गई हैं। आईएएस की ट्रेनिंग के लिए मसूरी में प्रशिक्षण अकादमी बनाई गई है, आईपीएस के लिए हैदराबाद में बनाई गई है, आईआरएस के लिए नागपुर में बनाई गई है, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए शिमला में बनाई गई, इत्यादि, इत्यादि। तो इस प्रकार भारत में अलग-अलग सेवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग अकेडमीज़ बनाई गई हैं, जिसमें उन सेवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जो प्रशिक्षण का तरीका है भारत में, वो हमने ब्रिटिश ज़माने से लागू किया है। ब्रिटिश काल में जो प्रचलन में था, उसी को समय-समय पर संशोधित किया है और संशोधन के बाद उसे कंटिन्यू किया है। इसलिए भारत में जो प्रशिक्षण देने का तौर तरीका है, प्रशिक्षण देने की जो पद्धतियाँ हैं, वो भी ब्रिटिश विरासत से या ब्रिटिश छाप से, औपनिवेशिक संस्कृति से मुक्त नहीं है, आज भी मुक्त नहीं है। एक तो बड़ी कमी ये है। दूसरी बात ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग से नहीं जोड़ा गया। कैपेसिटी बिल्डिंग से नहीं जोड़ा गया इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमने ये तय किया कि हम आईपीएस अधिकारियों को जो ट्रेनिंग देंगे वो 2 वर्ष 2 माह की देंगे।
अब 2 साल 2 माह के बाद हमने आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देकर उन्हें ट्रेनिंग एकेडमी से बाहर कर दिया। जाओ भई, समय पूरा हो गया, जाओ अब नौकरी करो। एसपी बनो, एडिशनल एसपी बनो और विभिन्न पदों पर तैनात हो, नौकरी करो। 2 वर्ष 2 माह के अगर हमने उन्हें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद हमने ये जाँचने की कोशिश नहीं की कि जो ट्रेनिंग हमने दिया, उस ट्रेनिंग से तुम्हारे अंदर कौशल का विकास हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारे अंदर कुशलता आई या नहीं आई? अगर कुशलता नहीं आई, अगर कौशल का विकास नहीं हुआ, अगर क्षमता डेवलप नहीं हो पाई जो ट्रेनिंग के बाद होनी चाहिए थी, अगर क्षमता डेवलप नहीं हो पाई, तो चलो फिर से ट्रेनिंग करो। पहले क्षमता डेवलप करो, पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करो। अगर क्षमता डेवलप हो जाएगी, तब जाकर के तुम्हें जिले में एसपी का कार्यभार मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमने ये तय किया कि भई इतने राउंड फायरिंग करनी है और इतने राउंड फायरिंग में निशाना लगाना सीखना है। तो सरकारी कागज़ात में तय है कि एक प्रत्येक कैंडिडेट को इतने राउंड फायरिंग का टारगेट दिया गया है। उतने राउंड में अगर वो निशाना लगाना सीख जाता है, तब उसकी किस्मत, बहुत अच्छी बात है। उतने राउंड फायरिंग में अगर वो निशाना लगाना नहीं सीख पाता है, तब उसकी किस्मत, क्योंकि कोई दूसरा उस पे निशाना लगा देगा। जब एनकाउंटर हो गई अपराधियों से तो हम इस निशानेबाज़ी में हम ये नहीं तय करते कि अगर हमने इतने राउंड फायरिंग कराई, तो हम ये इंश्योर कर सकें, हम ये सुनिश्चित कर सकें तैनाती देने से पहले कि इसको निशाना लगाना बहुत बेहतर तरीके से आता है। क्योंकि पुलिस है तो गोलीबारी की ज़रूरत पड़ेगी। अपराधियों का साम्राज्य बहुत बड़ा है इस देश में। उसको तोड़ने के लिए जब पुलिस एक्शन में आएगी तो मुठभेड़ तो होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम ये जाँच-पड़ताल नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते। मैंने इस उदाहरण से समझाने की कोशिश, इसका मतलब है हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देते। हम केवल ट्रेनिंग देने पर ध्यान देते हैं। हमको पता है कि भई इतने दिन में ट्रेनिंग देनी है। इतने दिन में हमने ट्रेनिंग देकर के आपको बाहर निकाल दिया। अब आपकी किस्मत कि आपने ट्रेनिंग से सीख लिया कि नहीं सीखा। नहीं सीखा तो फिर आप जानें, सीखा तो फिर आप जानें। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं को पदों पर तैनाती दें, जिन्होंने ट्रेनिंग से काबिलियत हासिल की है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। ना, हम कैपेसिटी बिल्डिंग को समझाना चाहता हूँ। जिन्होंने ट्रेनिंग से काबिलियत हासिल की है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, उन्हीं को पदों पर तैनाती दी। जिनको ट्रेनिंग के बाद काबिलियत नहीं मिल पाई, जो काबिल नहीं बन पाए, उनको फिर से ट्रेनिंग में शामिल किया जाए, देखा जाए कि कहाँ काबिलियत में कमी रह गई और फिर से उनमें काबिलियत डेवलप की जाए, काबिल बनाया जाए और फिर तब उन्हें पदभार सौंपे जाएँ, तब उन्हें कार्यभार सौंपे जाएँ। ये है बेसिक कंसर्न जो कैपेसिटी बिल्डिंग का कंसर्न है और वो ट्रेनिंग का कंसर्न है। सिविल सेवाओं में ट्रेनिंग इसी पर्पज़ से दी जाती है, इसी उद्देश्य के लिए दी जाती है जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। हालाँकि ये पुराना नज़रिया नहीं है, ये नया नज़रिया है कैपेसिटी बिल्डिंग करने का। और विकसित देशों ने, जैसे ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, अमेरिका है, इन सभी देशों ने अपने यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैपेसिटी बिल्डिंग से जोड़ा है। कैपेसिटी बिल्डिंग से जोड़ा है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है उससे काबिलियत डेवलप हो रही है या नहीं, तभी उन्हें काम पर तैनात किया जाए। काबिलियत डेवलप नहीं हो रही है तो काम पर तैनात ना। भारत इस दिशा में पिछड़ा हुआ देश है, विकासशील देश है, पिछड़ा हुआ देश है। विकासशील देश है तो मान्यताएँ भी पिछड़ी हुई हैं और जो कार्य करने की शैलियाँ हैं वो भी पिछड़ी हुई हैं, वो भी अविकसित अवस्था में है। इसलिए भारत में ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैपेसिटी बिल्डिंग से अभी तक जोड़ा नहीं गया है, अभी तक जोड़ा नहीं गया। बातें बहुत दिनों से हैं, चर्चा बहुत दिनों से है इस बात पर कि भारत में ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैपेसिटी बिल्डिंग से जोड़ा जाना चाहिए। जब 2012 में ट्रेनिंग के लिए नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई गई, 2012 में, 2012 में ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। उस राष्ट्रीय नीति में इस बात पर बल दिया गया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैपेसिटी बिल्डिंग से जोड़ा जाए। लिख दिया गया, बहुत अच्छी बात लिखी गई, काम नहीं किया गया इस पर, कोई कदम नहीं उठाया। नीति आयोग ने जब अभी 75 वर्ष के लिए स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, उसने अपना दस्तावेज पब्लिश किया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने उस दस्तावेज में भी बताया कि भारत में सिविल सेवाओं की ट्रेनिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट मिसिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस नहीं किया जाता।
क्षमता निर्माण पर फोकस नहीं। इसलिए क्षमता निर्माण पर फोकस किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया जाए। नीति आयोग की इस सिफारिश को मानते हुए सरकार ने सिविल सेवाओं में कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। अच्छी शुरुआत है, बेहतर शुरुआत है। तो मिशन कर्मयोगी की शुरुआत करने के पीछे भाव क्या रहा है? अब इसमें भी देखिए पेंच है। पेंच ये है कि जो ट्रेनिंग होती है सिविल सेवाओं की, मैं बहुत गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं सिविल सेवाओं के, वो प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है एक तो प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है। भारत में प्री एंट्री ट्रेनिंग नहीं होती। ये अमेरिका जैसे देशों में होती है, भारत में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भारत में पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग होती है। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग होती है, यानी सिविल सेवाओं में हम प्रवेश पाने के बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग देते हैं सबको। बाकी सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, सबको अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज करके और ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है एक तरीके से पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग का मतलब है सेवाकालीन प्रशिक्षण। इन सर्विस ट्रेनिंग यानी सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण का मतलब है पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग जो भी सिविल सेवाओं में प्रवेश पाएंगे सबको दी जाएगी, और सबको दी जाती है पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए और अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाती रही है। राज्यों में ट्रेनिंग का नजरिया बहुत खराब रहा है। हालांकि अब राज्यों ने इस दिशा में थोड़ी सी जागरूकता दिखाई है। पहले राज्यों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था बहुत खराब थी। अंग्रेजों ने तय की थी, हमने अपनाई थी। जो एसडीएम, डिप्टी एसपी, टीटीओ या जिस भी बीडीओ जैसे जितने भी पदों पर नियुक्तियां होती हैं स्टेट में केवल पुलिस अधिकारियों को, डिप्टी एसपी को गोली चलानी होती है और अपराधियों से लोहा लेना होता है, नेताओं की सुरक्षा में तैनात होना होता है। इसलिए पुलिस वालों को ट्रेनिंग जरूर दी जाती थी एकेडमी भेज करके, और फिर उन्हें काम पर लगाया जाता था। लेकिन इसके अलावा जितने भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनको सीधे ट्रेनिंग एकेडमीज में भेजने के बजाय उनको सिलेक्शन के बाद सीधे तैनाती दे देते थे कि जाओ, जो अधिकारी है तुम्हारा उस अधिकारी के साथ बैठो, देखो कैसे काम करता है और सीखो। तो वहीं कार्यस्थल पर बैठकर सीखो। जब कभी सरकार के पास बजट होगा तो सरकार तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी में बुला लेगी और ट्रेनिंग एकेडमी में तुम्हें ट्रेनिंग की औपचारिकता पूरी कर देगी। पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग स्टेट्स में, अब आप जिस युग में रह रहे हैं उस युग में तो चीज़ें बेहतर हो गई हैं, अब आपको ट्रेनिंग एकेडमी भेजते हैं। लेकिन हमने एक लंबा युग ऐसा देखा है जहाँ पर स्टेट्स पुलिस सेवाओं के अलावा किसी भी स्टेट सर्विस के अधिकारी को सीधे ट्रेनिंग एकेडमी नहीं भेजते थे। वे अ, सबको सीधे पदों पर तैनाती देते थे। टीटीओ है तो टीटीओ बना दिया, बीडीओ है तो बीडीओ बना दिया, एसडीएम है तो एसडीएम बना दिया और दूसरे एसडीएम के साथ बैठा दिया, देखो एसडीएम कैसे काम करता है, इसको देखते रहो, सीखते रहो। सीख जाओगे तो फिर कार्यभार मिल जाएगा। इसको अंग्रेज कहते थे। अंग्रेजों ने शुरुआत की थी भारतीयों को ट्रेनिंग देने के लिए। अंग्रेज अधिकारियों को तो वो अपने यहाँ ऐसे ही ट्रेनिंग देते थे ट्रेनिंग एकेडमी में। भारतीयों को ट्रेनिंग देने के लिए अंग्रेजों ने यही व्यवस्था अपनाई थी, जिससे भारतीयों को बहुत कौशल युक्त न बनाया जा सके, उसको कहते थे सर्कुलर ट्रेनिंग। सर्कुलर ट्रेनिंग। तो इसे सर्कुलर ट्रेनिंग का नाम दिया जाता था। भारत में स्वतंत्रता के बाद इसे खत्म कर देना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी सर्कुलर ट्रेनिंग प्रचलन में रही और राज्य इसे ही ट्रेनिंग का अपना तरीका मानते रहे। मैं ट्रेनिंग के इन छोटे-छोटे पैचेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ जिससे हम यह अनुभव कर सकें कि भारत में प्रशिक्षण देने में एक बड़ी खाई, एक बड़ा अंतराल मौजूद रहा है। फिर आती है बात इन सर्विस ट्रेनिंग की, सेवाकालीन प्रशिक्षण। जब किसी भी व्यक्ति को सेवा में तैनात किया जाता है, सर्विस में तैनात किया जाता है, तो 10 साल के बाद, फिर 16 साल के बाद, फिर 24 साल के बाद, फिर 28 साल के बाद,
जैसे जैसे व्यक्ति का समय गुजरता है, उस समय गुजरने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, उसके पद संबंधी उत्तरदायित्व भी बढ़ते हैं। जैसे शुरुआती दौर में आईएएस नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़ा होता है, फील्ड में तैनात होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अनुभव अर्जित करता जाता है, सीनियर होता जाता है, वो कार्यान्वयन से दूर होता जाता है और वो नीति निर्माण से जुड़ता जाता है। अब नीति निर्माण करना और नीति कार्यान्वयन करना दोनों दो सिरे हैं, इसलिए उसे नीति का निर्माण के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसका आशय ये है कि सेवा काल में, हर अधिकारियों के सेवा काल में जिस जिस उम्र में जितने जितने सेवा काल के बाद परिवर्तन आते हैं, दायित्व में परिवर्तन आते हैं, नए पड़ाव आते हैं, उतने उम्र पर उनके लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन किए जाने चाहिए। पर्पज ये है, इसी को कहते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण। भारत में सेवाकालीन प्रशिक्षण मौजूद है, लेकिन वह सिर्फ आईएएस अधिकारियों के लिए रहा, यानी उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए रहा। जो अन्य कर्मचारी हैं, जैसे केंद्रीय सेवा में 46 लाख कर्मचारी हैं, 46 लाख कर्मचारी, लेकिन उन 46 लाख कर्मचारियों में केवल और केवल कुछ हजार 50,000 से नीचे कर्मचारियों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग मौजूद थी, बाकी किसी के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं थी। अब आप कल्पना कीजिए कि पूरा सेवा काल अगर किसी कर्मचारी ने 30 साल नौकरी की, तो 30 साल बिना ट्रेनिंग के नौकरी की उसने, कैसे एफिशिएंसी आएगी, कहाँ से दक्षता आएगी? क्योंकि इन सर्विस ट्रेनिंग का प्रावधान, सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान केवल बड़े बाबुओं के लिए था, छोटे बाबुओं के लिए नहीं। बड़े सरकारी बाबुओं के लिए था, छोटे सरकारी बाबुओं के लिए नहीं था। यानी आईएएस अधिकारियों के लिए था, आईपीएस अधिकारियों के लिए था, बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के लिए था, अन्य कर्मचारियों के लिए, जो अन्य पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनके लिए भी नहीं। तो यही इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ये अंग्रेजों ने ये सारी चीज़ें डेवलप की थी, हमने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों ने जो ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप कर दी थी, हमने आज 75 वर्षों तक, स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों तक थोड़े बहुत संशोधनों और परिवर्तनों के साथ हिला-डुला करके थोड़ा बहुत हमने उसे कंटिन्यू रखा, हमने उसे जारी रखा। स्वाभाविक सी बात है कि परिवेश बदला है, चुनौतियां बदली हैं और जटिलताएं बदली हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हमें इन सारी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए थे, किंतु कौन करे? राजनीतिक दूरदर्शिता चाहिए ना ऐसे परिवर्तनों के लिए, निर्णय संबंधी, नीतिगत संबंधी दूरदर्शिता चाहिए ऐसे परिवर्तनों के लिए। ना संसद ने दिखाई, ये मुख्य काम संसद का है, सरकार का नहीं। ये मुख्य काम संसद का है, सरकार का नहीं। संसद ने कभी दूरदर्शिता नहीं दिखाई और न ही कभी सरकारों ने दूरदर्शिता दी, जिससे कि इन व्यवस्थाओं में बदलाव लाए जा सके। और जब तक इन व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं लाए जाते, अध्ययन के शोधों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, वो चूंकि विषयगत अध्ययन है, वो लोग प्रशासन की ओर ले जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता। जब तक ये परिवर्तन नहीं लाए जाते, तब तक कोई भी अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होंगे। फिलहाल इन सर्विस ट्रेनिंग की सेवा काल के दौरान जो कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता था, इस कमी को पूरा करने के लिए एक पार्ट को, यानी एक छोटा सा पार्ट है, इस कमी को पूरा करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। तो ये एक पृष्ठभूमि थी, जिससे आप समझे कि मिशन कर्मयोगी कहाँ हिट करेगा, कहाँ काम करेगा, कहाँ की जरूरत को पूरा करेगा। तो मैंने बहुत संक्षेप में इस बात को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वैसे तो सिविल सर्विसेज का जो अध्ययन का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। अगर प्रशिक्षण आदि के बारे में हम लोग चर्चा करें, कभी समय होगा तो कभी चर्चा कर लेंगे। सारे ट्रेनिंग के बारे में बता देंगे, प्री एंट्री ट्रेनिंग क्या होती है, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे आप ट्रेनिंग करेंगे, अकेडमीज़ में जाएँगे, हालाँकि जाएँगे तो खुद सीख ही जाएँगे। लेकिन एक कौतूहल होता है, तो कभी चर्चा करेंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे, बता देंगे। तो इन सर्विस लेवल पर जो सेवा काल के दौरान कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जब कार्य करता है, तो कार्य करने के दौरान विचारों की परत जम जाती है, धूल जम जाती है। उसे हटाने के लिए, उसे तरोताज़ा करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए और नई-नई तकनीकों का एडवांस ज्ञान देने के लिए नए-नए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम
इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में चलाए जाने चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा काल के दौरान चलाए जाने चाहिए, जिससे वो समय-समय पर अपने आप को रिफ्रेश कर सके, समय-समय पर अपने नॉलेज को, अपने स्किल को एडवांस बनाए रख सके। तभी सिविल सेवाओं की क्षमता में संवर्धन होगा, तभी सिविल सेवाएँ गुणवत्ता प्रधान तरीके से कार्य कर पाएँगी। इसी पर्पस को पूरा करने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। यानी मिशन कर्मयोगी एक तरीके से ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा है, ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा है। लेकिन यह ट्रेनिंग मॉड्यूल में केवल और केवल इन सर्विस ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा है, इसका बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से कोई लेना-देना नहीं है। ये इन सर्विस ट्रेनिंग मॉड्यूल का हिस्सा है। तो विगत वर्षों में चूँकि ये अनुभव किया गया कि सिविल सेवाओं की दक्षता अच्छी नहीं रही है निर्णय लेने में, नीतियाँ बनाने में, लागू करने में, इसलिए सभी कर्मचारियों को, जितने भी केंद्रीय, चूँकि संघ सरकार की योजना है इसलिए केवल केंद्रीय सरकारियों को कवर करती है, स्टेट को कवर नहीं करती, स्टेट को खुद आगे इनिशिएटिव लेना होगा। तो जितने भी 46 लाख 46 लाख कर्मचारी हैं, उन सारे के सारे 46 लाख कर्मचारियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और सभी के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। यानी जो नौकरी पेशे में हैं ऑलरेडी, उनकी क्षमता में संवर्धन के लिए, उनके ज्ञान को तरोताज़ा करने के लिए, उनके ज्ञान को अपडेट करने के लिए, उनके ज्ञान को एडवांस बनाने के लिए, उनकी स्किल को एडवांस बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसे मिशन कर्मयोगी के नाम से जाना गया है। इसी को कहते हैं मिशन कर्मयोगी। क्या किस नाम से लॉन्च किया गया है? बेसिकली इसका जो नाम है, इसे नाम दिया गया है एनपीसीएससीबी नाम से पुकारा जाता है। क्या ना इसका फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इंटरव्यू वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पृष्ठभूमि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, ये पृष्ठभूमि आपको एनपीसीएससीबी को समझाने में काम आएगी या मिशन कर्मयोगी को समझाने में काम आएगी। इसलिए मैंने ये पृष्ठभूमि बता दी कि अगर इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिना इस पृष्ठभूमि के आप अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे और क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए मिशन कर्मयोगी नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह प्रोग्राम सिविल सेवाओं की इन सर्विस ट्रेनिंग से संबंधित है, सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित है। क्या स्तंभ होंगे इसके, कैसे काम करेगा ये, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चैलेंजेस होंगी, क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। सितंबर 2020 में 2 सितंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया और सिविल सेवाओं की क्षमता संवर्धन के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के लिए 6 स्तंभ बनाए गए हैं। 6 पिलर्स इसके निर्धारित किए गए हैं, 6 स्तंभ बनाए गए हैं। पहला पॉलिसी फ्रेमवर्क, पहला पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब है एक नीतिगत ढांचा बनाया जाएगा, यानी इसके लिए एक पर्याप्त नीति बनाई जाएगी और उस नीति के आधार पर काम किया जाएगा। कौन नीति बनाएगा? अभी बताएंगे हम लोग कि एक पीएमआरसी बनाई जाएगी, प्रधानमंत्री की ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाई जाएगी, वो नीतिगत ढांचा तैयार करेगी। अभी उसकी चर्चा करते हैं। तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना होगा सबसे पहले, नीतिगत ढांचा तैयार करना होगा। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना होगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है संस्थागत ढांचा। संस्थागत ढांचे का अर्थ ये है कि हमें यह तय करना होगा कि
कैसे मिशन कर्मयोगी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करना है, कौन प्रशिक्षण देगा, प्रशिक्षण करने में कौन निगरानी रखेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन रिव्यू करेगा, कैसे इन्हांसमेंट किया जाएगा, सारी बातों की एक अलग संस्थागत इकाइयाँ सारी बातों के लिए स्थापित की जाएंगी। तो ट्रेनिंग एकेडमीज से लेकर के और मॉनिटरिंग तक का संस्थागत ढांचा, क्योंकि जो पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम है मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया अब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है डिस्कशन। जो पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस पुराने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे पास ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था नहीं। ट्रेनर्स को, जो सिविल सेवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करने का कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है, कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है। और व्यवहार में यह देखा जाता था कि जिन लोगों को ट्रेनिंग एकेडमीज़ का डायरेक्टर बनाया जाता है या ट्रेनिंग एकेडमीज़ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाता है, वो लोग पनिशमेंट पोस्टिंग वाले लोग होते हैं। सरकार किसी आईएएस से नाराज़ हो गई, बोले, अच्छा, तो मेरी मनमर्जी के काम नहीं मुताबिक काम नहीं कर रहे हो, जाओ ट्रेनिंग एकेडमीज़ के मुखिया बन जाओ। अब उसे भी पता है कि सरकार ने नाराज़ होके मुझे भेजा है, खुश होके नहीं भेजा है। तो अब जिस व्यक्ति को नाराज़ होके ट्रेनिंग एकेडमीज़ का मुखिया बना के भेज दिया गया, पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई, कैसे काम करेगा वो? मैं नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक तौर पर। उड़ीसा कैडर के 2 आईएएस अधिकारी थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, पति-पत्नी थे। उम, उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे तो उनको पोस्टिंग वहाँ से हटा दिया गया और उनको पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई। और उनको पोस्टिंग कहाँ दी गई पता है? उन्हें मसूरी अकादमी का डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। अब जिस आदमी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, उसे जेल भेजने के बजाय आप उसे ट्रेनिंग एकेडमी का डायरेक्टर बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रहे हैं, कोर्स डायरेक्टर बना रहे हैं। कैसे वो ट्रेनिंग देगा? किस इच्छा शक्ति के साथ वो ट्रेनिंग देगा? लेकिन यही हालात हैं वास्तविक धरातल पर। प्रैक्टिकली यही लागू होता है, प्रैक्टिकली यही देखने को मिलता है। कहने का आशय ये है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर है। उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई है, नीतिगत संस्थागत ढांचे की बात कही गई। तीसरी बात, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, दक्षता ढांचा। जो दक्षता है, उस दक्षता के संवर्धन के लिए, उसके संवर्धन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। आप इसको ऐसे समझें कि कॉम्पिटेंसी की रूपरेखा क्या होगी? हम कैसे मानेंगे कि कब कौन कॉम्पिटेंट होगा? हम कब किसी आईपीएस को कॉम्पिटेंट मानेंगे? हम कब किसी आईएएस को कॉम्पिटेंट मानेंगे? हम कब किसी आईआरएस को कॉम्पिटेंट मानेंगे? हम कब दक्ष माने? हमारी दक्षता का क्राइटेरिया क्या होगा? हमारे दक्षता का मापदंड क्या होगा? उसके मापदंड और मानक तय करना, रूपरेखा तय करना, वो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है। दक्षता का ढांचा है, या यूं कहें कि योग्यता की रूपरेखा तय करना है एक तरीके से। अगली बात, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क। डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क। अब इसको इंग्लिश में ही रहने दें, डिजिटल लर्निंग तो आप ऐसे ही लिखें, अध्ययन या सीखने का ढांचा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क। यानी प्रशिक्षण देने के लिए, शिक्षण देने के लिए डिजिटली एडवांसमेंट हो, डिजिटल तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए। पहले प्रशिक्षण देने का तरीका क्या होता था? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म तो थे नहीं, तो ट्रेनिंग एकेडमीज में बुलाना होता था। ट्रेनिंग एकेडमीज का भारी भरकम खर्च बढ़ जाता था, इसलिए भी सरकार ट्रेनिंग देने से बचती थी, क्योंकि सरकार के पास वैसे ही खर्च की कमी होती थी, पैसे की कमी होती थी।
तो सरकार को लगता था कहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुला करके पैसा खर्च करें, छोड़ो जाने दो, नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटली ट्रेनिंग देना चाहें, जो जहाँ है वहीं से बैठ कर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को जॉइन कर सके और अपना एग्ज़ाम दे सके और अपनी कॉम्पिटेंसी प्रूव कर सके, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क पर फोकस किया जा रहा है। इसको नाम दिया गया आई गॉट कर्मयोगी। इसको नाम दिया गया आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये हो गया आई गॉट, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। और फिर कर्मयोगी यानी आई गॉट कर्मयोगी। तो अब ऑनलाइन तरीके से ट्रेनिंग दी जाए और लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। पहले क्या होता था, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत गहराई में नहीं ले जाएँगे। जैसे भारत सरकार ने ये तय किया कि हम सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेशों में भेजेंगे। जैसे सिंगापुर की ट्रेनिंग एकेडमी है, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने यहाँ बहुत प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग देने के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग एकेडमी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं। कोई पॉलिसी रिसर्च के बारे में, कोई मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें एमआईएस वगैरह जो नई तकनीकें हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वगैरह, उनका कैसे बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाए। इन सारी बातों के बारे में बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम विदेशों में सिविल सेवाओं को अलग-अलग देशों के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। हमने ये तय किया कि हम अपने यहाँ सिविल सर्वेंट को विदेशों में भेजेंगे। होड़ लग जाती थी विदेश जाने की, जुगाड़ लगते थे कि मेरा भी नाम भेज दो, क्योंकि अकेले जाते थे और जुगाड़ से अपने परिवार को भी बुला लेते थे और बढ़िया 3-4 महीने बढ़िया बिता करके और घूम-घाम के विदेशों में लौट आते थे। क्या सीखा इससे मतलब नहीं, घूमा खूब बढ़िया। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने हम भारत के सरकारी खर्चे से भेज सरकार पैसा देती थी। सरकारी खर्चे से हम भेज रहे हैं और उसका नुकसान उठाते थे। दूसरा काम ये करते थे कि बहुत सारे अ, बस सिविल सर्वेंट ऐसे होते थे, जो सरकारी पैसे से विदेशों में पढ़ने के लिए जाते थे। तो भारत सरकार के पैसे से विदेशों में पढ़ने चले गए, क्योंकि भारत सरकार के सिविल सर्वेंट हैं, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पैसा देकर के भेज दिया। अब उन्होंने एडवांस नॉलेज गेन किया, एडवांस स्टडी की, एडवांस स्टडी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने चले गए। सरकारी पैसे से पढ़ाई की, बढ़िया करोड़ों में कीमत लग गई, करोड़ों में कीमत लग गई और क्योंकि आईएएस, आईपीएस का तमगा पहले से लगा है, सरकारी नौकरी छोड़ दी। एक समय ऐसा था, 300 से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी मिसिंग कैटेगरी में थे हमारे यहाँ। मिसिंग का मतलब नौकरी उन्होंने ट्रेनिंग एकेडमी जॉइन की, नौकरी जॉइन की, इसके बाद अचानक गायब हो गए। घरवालों से पूछा गया, घरवाले कहे हमको भी नहीं पता, हम भी ढूँढ रहे हैं। आप भी ढूँढो, हम भी ढूँढते हैं। तो ऐसे इस तरीके के लापरवाह हालात पैदा हुए। बहुत सारे अधिकारी हैं, जाके दसियों लाख रुपए, बीसों लाख रुपए, 40 लाख रुपए भारत सरकार का खर्च हुआ, ट्रेनिंग ली और आकर के अपना एनजीओ चलाने लगे, क्योंकि विदेशों में बढ़िया साठगांठ बन जाती है। ऐसे बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी नेता भी बन गए, कुछ मुख्यमंत्री भी बन गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकली। लेकिन ऐसा ही जुगाड़ कर के आईएएस अधिकारियों ने अपना अपना भला किया है, देश का भला नहीं किया। देश के पैसे से अपना भला किया। उनमें से एक आजकल मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के। तो हमने ये देखा कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का गलत उपयोग सिविल सर्वेंट कर रहे हैं। इसलिए अब हम उनको नहीं भेजेंगे फिज़िकली। अब इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। यहीं पर आप घर में बैठे रहिए, यहीं पर आप रहिए। तमाम विदेशों की ट्रेनिंग अकेडमी से बात हो रही है, कुछ से हो चुकी है, कुछ से हो चुकी है, चीज़ें फाइनलाइज़ हो चुकी हैं और वहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीधे सिविल सर्वेंट्स को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जैसे उनका मेज़रमेंट का तरीका है,
उस आधार पर जांच भी की जाएगी कि उन्होंने ट्रेनिंग लेकर के क्षमता का संवर्धन किया या नहीं। तो ये आई गॉट कर्मयोगी की शुरुआत हुई, डिजिटल लर्निंग लर्निंग फ्रेमवर्क की शुरुआत। अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, EHRMS, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हम लोग जो कर्मचारी काम करते थे, अधिकारी काम करते थे, उन कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, इन सब के लिए कार्मिक प्रशासन शब्द का यूज करते थे या कार्मिक प्रबंध शब्द का यूज करते थे। पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का यूज किया जाता था। वक्त बदला, 1990 के दशक में यह अवधारणा बदली और अब कार्मिक प्रशासन या कार्मिक प्रबंध, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल मैनेजमेंट का नाम बदल दिया गया। उसे मानव संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाने लगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना जाने लगा। और इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर और निजी सेक्टर दोनों में आया। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की संकल्पना डेवलप हुई। मिशन कर्मयोगी ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है, अर्थात सिविल सेवकों की भर्ती, नियुक्तियां, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा शर्तें सबको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज किया जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज नहीं होते थे, दस्तावेजी तरीके से मैनेज किए जाते थे, कठिनाइयां, चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैनेजमेंट होगा, चीज़ें स्मूथ होंगी, आसान होंगी, सरल होंगी, कम समय में क्षमतावान तरीके से मैनेज्ड होंगी। और अंतिम जो स्तंभ है, जो छठा स्तंभ है, वह है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, निगरानी और मूल्यांकन, निगरानी एवं मूल्यांकन का ढांचा। यानी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर निगरानी भी रखी जाए और उसका मूल्यांकन भी किया जाए कि ट्रेनिंग देने के बाद कितनी क्षमता बढ़ रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे चलाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे काम कर रहे हैं, इन सब की निगरानी हो, इन सब का मूल्यांकन किया जाए, जिस पर अभी तक बल नहीं दिया जाता, अभी तक ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए इन 6 स्तंभों को लेकर के, इन 6 तत्वों को लेकर के और मिशन कर्मयोगी डिजाइन किया गया है, जो इस बात पर ध्यान फोकस करेगा कि सेवा काल के दौरान अलग अलग वर्ष की सेवा कर चुके सिविल सर्वेंट्स को कितने दिनों का और कौन सा प्रशिक्षण किस अकादमी में किस तरीके से दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी भविष्य की जिम्मेदारियों को निभाए जाने में उन्हें और सुविधा मिले और वे ज़्यादा क्षमतावान तरीके से, ज़्यादा गुणवत्तावान तरीके से अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। इसी पर्पस के लिए ये 6 स्तंभों वाला मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम लॉन्च किया। अब इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क और ये सारी बातें हैं, वो धीरे-धीरे डिफाइन हो रही हैं, धीरे-धीरे तैयार की जा रही हैं। काफ़ी कुछ तैयार हो चुकी हैं, बाकी कुछ तैयार हो रही हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में भी इस मिशन कर्मयोगी में रूपरेखा साफ कर दी गई कि कैसे ये मिशन कर्मयोगी वर्क करेगा, इसके लिए कौन-कौन सी संस्थाएँ काम करेंगी। 5 संस्थाओं की रूपरेखा बनाई गई, 6 स्तंभ बनाए गए, 6 पिलर्स बनाए गए इस मिशन कर्मयोगी के, और इन 6 पिलर्स को लागू करने के लिए 5 संस्थाओं का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। कौन-कौन सी 5 संस्थाओं का फ्रेमवर्क है, क्या करेंगी, हम लोग उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो संस्थागत फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यानी जो 5 संस्थाएँ बनाई गई हैं, जो मिशन कर्मयोगी को गति देंगी, उनमें सबसे पहला है
PMHRC, PMHRC यानी प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक, पब्लिक भी है ये, पब्लिक सार्वजनिक मानव संसाधन, मानव संसाधन परिषद। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस संस्था का गठन किया जा रहा है। इसकी कल्पना की गई है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाई जाएगी और यह रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करने वाली निकाय होगी। रणनीतिक और नीतिगत, पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात है ना, पहला जो पॉइंट है पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो कैसे बनेगा पॉलिसी फ्रेमवर्क? इसके लिए प्रधानमंत्री की काउंसिल होगी और प्रधानमंत्री की काउंसिल के अंतर्गत ये बहुत अच्छा काम किया गया है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली है। कम से कम बेहतर निगरानी हो पाएगी। तो किसी को सौंपा नहीं है, ये डेलीगेट नहीं किया, खुद ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की एक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल बनाई जाएगी और उस ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल में लोक सेवाओं के सुधार के लिए, पूरे पब्लिक सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए और क्षमता के विकास के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। उन्हीं रणनीतिक दिशा निर्देशों को विभिन्न विभागों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारे देश में अभी तक सबसे बड़ी कमी रही कि सिविल सेवाओं में सुधार को लेकर के और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के प्रधानमंत्री ने ऐसी पहल कभी नहीं की। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कि प्रधानमंत्री ने पेन लिया हो, प्रधानमंत्री ने बर्डन सहा हो अपने ऊपर और सिविल सेवाओं में सुधार को उन्होंने अपना मुख्य ध्येय बनाया हो। तो ये पहली बार है, हालाँकि ऐसा पहले भी हुआ, प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए, 600 से ज़्यादा इस देश में सुधारों के लिए 600 से ज़्यादा कमीशन या कमिटीज़ बनाई जा चुकी हैं, मोर दैन 600। आप कल्पना कर लीजिए कि 600 से ज़्यादा सुधारों के लिए बनाए गए आयोग और समितियों की सिफारिशों को अगर लागू किया जाए तो कायाकल्प हो जाए किसी व्यवस्था का। लेकिन सब औपचारिक बातें हैं ज़्यादातर। तो 600 से ज़्यादा सुधार संबंधी आयोग इस देश में बनाए गए और समितियाँ बनाई गई। परिणाम भी आए हैं, कुछ सुधार आए भी हैं, कुछ परिवर्तन किए भी गए हैं, लेकिन वे हमारी अपेक्षा के अनुकूल पूरे तरीके से पर्याप्त नहीं रहे। तो ये एक अच्छी पहल है कि रणनीतिक दिशा निर्देश के लिए ये काउंसिल बनाई जाए। दूसरी बात, यानी हम किसी आयोग आदि के गठन का सहारा नहीं ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वरना उसमें एक और ऐड हो जाता। दूसरी बात, एक कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाई जा रही है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाई जा रही है। कैबिनेट सेक्रेटरिएट भारत सरकार का शीर्षस्थ प्रशासनिक कार्यालय है। शीर्षस्थ प्रशासनिक कार्यालय है, सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय। और इस सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई बनाई जा रही है। इसको हिंदी में मंत्रिमंडल सचिवालय भी कहते हैं, कैबिनेट सचिवालय भी कह सकते हैं आप हिंदी में। तो मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई बनाई गई। यह कैबिनेट सचिवालय की समन्वय इकाई जितनी भी विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं इसके लिए, पूरे सिविल सेवा के सुधार के लिए, जो राष्ट्रीय लोक सेवा या सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम के लिए जो योजना बनाई जा रही है, जो इसके लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, इन सभी के निरीक्षण के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा। तो निगरानी और निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है बेसिकली। जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है वो कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करता है। सिविल सेवाओं में स्टाफ एजेंसी उसे कहते हैं जो परामर्श देता है। तो यह एक स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करता है कैबिनेट सेक्रेटरिएट।
और मुख्य काम इसका समन्वय संबंधी होता है। इसीलिए यहाँ भी उसे समन्वय की ज़िम्मेदारी दी गई है कि जो भी कार्यक्रम लॉन्च किए जाएँगे, उन कार्यक्रम की निगरानी करे, निरीक्षण करे और उनके बीच समन्वय की स्थापना करे। तीसरी जो यूनिट स्थापित की जा रही है, वह है क्षमता विकास आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया जा रहा है, क्षमता विकास आयोग बनाया जा रहा है। क्या करेगा ये क्षमता विकास आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? अभी हमने प्रधानमंत्री की ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल की बात की। प्रधानमंत्री की ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल अच्छी रणनीतियां तैयार कर सके। उन अच्छी रणनीतियों को तैयार करने में ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन प्रधानमंत्री की ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को सहायता देगा, परामर्श देगा, सहायता, जिससे अच्छी रणनीतियां बनाई जा सके। जो भी अध्ययन के संसाधन हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, उन अध्ययन के संसाधनों का सृजन कैसे किया जा सके, ट्रेनिंग के लिए संसाधनों का सृजन कैसे किया जा सके, इसके लिए ये सिफारिशें बताएगा। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे जो ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, कर्मयोगी के तहत आएंगे, उन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की निगरानी की जाएगी, उन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का सुपरविजन किया जाएगा कि प्रत्येक ट्रेनिंग एकेडमी, प्रत्येक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अपनी क्षमता में सुधार ला सके, कैपेसिटी बिल्डिंग वाला ट्रेनिंग दे सके। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सुपरविजन करने का काम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन करे। सुपरविजन क्या होता है, पर्यवेक्षण क्या होता है? देखिए, पर्यवेक्षण और निरीक्षण दो तत्व होते हैं, दो बातें होती हैं, सुपरविजन और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन होता है कार्य करने के बाद किया जाता है। जब कोई कार्य संपन्न हो जाता है तो इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर, आप कहते हैं चोरी हो गई तब इंस्पेक्टर पहुंचा, यही बात है। सुपरवाइजर थोड़ी है, वो इंस्पेक्टर है। घटना घट जाएगी तब पहुंचेगा जांच करने की, क्या गलतियां रह गई, क्या गड़बड़ हो गई, और उसके आधार पर पकड़ेगा, इंस्पेक्टर है वो। सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है? सुपरवाइजर कार्य करते होने के दौरान निगरानी करता रहता है, कैसे कार्य हो रहा है, और अगर कार्य होने में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने के लिए उपाय बताता है, परामर्श देता है, मार्गदर्शन देता है, सलाह देता है, जो भी आवश्यकता है, बाधाओं को दूर करता है, जिससे कार्य अबाध तरीके से संपादित कर। तो सुपरविजन में कार्य होते रहने के दौरान निगरानी शामिल है और उसके बाद वाली भी निगरानी शामिल है, यानी सुपरविजन में इंस्पेक्शन शामिल होता है तरीके से। तो सुपरविजन बड़ा कॉन्सेप्ट। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है वो सुपरविजन करेगा, यानी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, उनकी प्रगति का अवलोकन किया जाएगा, और यह देखा जाएगा कि उनके कार्यों के संपादन में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। कहीं कोई बाधा आ रही है तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन उन बाधाओं को दूर करेगा, जिससे कि बेहतर तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते रहें। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की भूमिका होगी। इसके बाद जो चौथी यूनिट है वो है पीएमयू, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, कार्यक्रम प्रबंध इकाई, ये क्या है? प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट क्या है? विभिन्न विभागों को कार्यक्रम प्रबंध करने और सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये यूनिट बनाई गई। तो सभी विभाग अपने अपने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का
जो कर्मयोगी से रिलेटेड कार्यक्रम हैं उनका बेहतर प्रबंध कर सकें और उनका बेहतर संचालन कर सकें, उसके लिए सहयोग देने के लिए ये प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है। तो यह एक सहयोगी इकाई के रूप में काम करेगी, सहयोगी संस्था के रूप में काम करेगी। और अंतिम जो 5वीं यूनिट बनाई गई है, यानी जो 5वीं संस्था बनाई गई है, वो है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। इसको हिंदी अगर करना चाहें तो ये विशेष उद्देश्य वाहन कर सकते हैं, विशेष प्रयोजन वाहन, एसपीवी ही करें। हिंदी में भी स्पेशल पर्पस व्हीकल लिखें आप, स्पेशल पर्पस व्हीकल लिखें। कंपनी एक्ट, जो भारत का कंपनी एक्ट है नया 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत, सेक्शन 8 के अंतर्गत एक प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट यूनिट के तौर पर इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा, कंपनी एक्ट की सेक्शन 8 के अंतर्गत, जो एक गैर लाभ वाली कंपनी की स्थापना की बात करता है। जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम लोगों ने अभी बात की, जो आईगॉट की बात की, जो आईगॉट की बात की, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इस आईगॉट और कर्मयोगी कार्यक्रम का जो पूरा स्वामित्व है और प्रबंधन है, वो इसके द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी जो आईगॉट है, जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो उसको चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जो आईगॉट को रन करे। एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विदेशों में स्थित जो प्रशिक्षण अकादमियाँ हैं उनसे कोर्स कंटेंट ले, उनसे टाई अप करे, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे इवैल्यूएशन किया जाएगा, सब कुछ फेयर और रिगरस तरीके से हो, टाइम बाउंड तरीके से हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जो आईगॉट को मैनेज करे। तो आईगॉट को मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदारी सरकारी विभागों को नहीं दी गई है। ये बहुत अच्छा काम किया गया है। ये बहुत अच्छा काम किया गया कि आईगॉट को मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदारी सरकारी विभागों को नहीं दी गई, बल्कि आईगॉट को मैनेज करने के लिए यह ज़िम्मेदारी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके ज़िम्मेदारी उसको दी गई। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी की तरीके से, सरकारी कंपनी की तरीके से काम करेगा, गैर लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की तरीके से। कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत इसे कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया जाएगा और यह कार्य करेगा। सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट कितना मिशन ओरिएंटेड है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि 2024-25 तक, यानी 5 वर्षों के लिए, टोटल 5 वर्ष के लिए, यानी अप टू 2024 और 25 तक के लिए सरकार ने 510.86 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए स्वीकृत कर दी है, जिससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रभावी तरीके से लॉन्च किया जा सके और इसे प्रभावी तरीके से वास्तविक रूप दिया जा सके। तो ये मिशन कर्मयोगी है। मिशन कर्मयोगी के इस तमाम प्रावधानों को पढ़ने के बाद, हालांकि बड़ा टेक्निकल तरीके से सब कुछ बनाया गया है, लेकिन अगर एफिशिएंटली ये रन करेगा, अगर प्रभावी तरीके से रन करेगा, तो वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम देने में सहायक होगा, बहुत सकारात्मक परिणाम देने में। लेकिन इतना आसान भी नहीं है सब कुछ। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जो मिशन कर्मयोगी के राह में बाधा बन सकती हैं। कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं जो मिशन कर्मयोगी की राह में बाधा बन सकती हैं? हम लोग उन्हीं के बारे में अब यहाँ पर चर्चा करेंगे।
पहली बात, ये सारा काम ये प्रधानमंत्री की निगरानी में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इन सारे कार्यों का संपादन करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक परमिशन ज़रूरी है। नौकरशाही विभागों से ही सारी फाइलें मूव करेंगी, जाएँगी और ब्यूरोक्रेसी की निगरानी में ज़रूर काम करेगा। और ब्यूरोक्रेसी का जो तंत्र है, नौकरशाही का जो तंत्र है, उसमें अभी तक सुधार के लिए प्रयास नहीं किए गए। इसलिए यह देखना होगा, हर कदम पर यह देखना होगा कि कहीं यह विलंबकारिता, लाल फीताशाही जैसे दुर्गुणों का शिकार ना हो जाए। इसलिए यह सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारत की नौकरशाही इस प्रकार के दुर्गुणों का शिकार रही है। इसलिए इसे सुनिश्चित करना होगा कि ये विलंबकारिता और लाल फीताशाही जैसे दुर्गुणों का शिकार ना होने पावे। दूसरी बात, सिविल सेवाओं में कैपेसिटी बिल्डिंग के इवैल्यूएशन के लिए अभी तक कोई रोड मैप नहीं है। आज की तारीख तक कोई रोड मैप नहीं है। हालाँकि यह व्यवस्था दी गई है कि जो प्रधानमंत्री की एचआर काउंसिल है, जब वो एचआर काउंसिल की बैठक होगी तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सुझावों के आधार पर ऐसा रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह रोड मैप कितना व्यावहारिक होगा, यह रोड मैप कितना उपयोगी साबित होगा, यही कर्मयोगी की प्रभावशीलता को सिद्ध करेगा। क्योंकि अभी कुछ डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी घोषणा नहीं की गई है, इसलिए विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग को इवैल्यूएट करेंगे, हम कर्मचारियों की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। मैं इसे अपने एक तथ्य के आधार पर कहना चाहता हूँ, एक अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ। करीब 15 साल पहले आज से भारत सरकार ने यह तय किया कि जितने भी संघ सरकार के कर्मचारी हैं, उनके निष्पादन मूल्यांकन में परिवर्तन किया जाए। यानी वे साल भर कैसा काम करते हैं, उनके मूल्यांकन का जो तरीका है वो बदला जाएगा। अब आप सिविल सेवाओं में जाएँगे तो इन सारी बातों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। 2005 के पहले जो सिविल सेवाओं के मूल्यांकन का तरीका था उसे कहते थे एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल कहते थे। राज्यों में आज भी यही प्रचलन में है, राज्यों में आज भी यही लागू है। लेकिन भारत सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था बदल दी गई है और उस व्यवस्था को अब पीएआर के नाम से जाना जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो एसीआर को यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल को बदल करके अब पीएआर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। पर्पज़ ये था, इसको बहुत संक्षेप में आप ऐसे समझें कि साल भर में कर्मचारियों ने कैसा काम किया, साल भर के बाद इसकी जाँच करना है और इस जाँच के आधार पर ही हम उनका प्रमोशन तय करेंगे। जब उनका प्रमोशन होना होगा, तो हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा योग्य है। तो इसी आधार पर हम आकलन करेंगे। तो एसीआर बहुत दोषपूर्ण था। ये व्यक्तिगत संबंधों पर ज़्यादा आधारित था। इसको ये अंग्रेजी ज़माने का था सिस्टम। भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया, राज्य सरकारों में आज भी ज़िंदा है। दूसरा है पीएआर, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट। प्रत्येक कर्मचारी ने वास्तव में कितना काम किया है, क्या परिणाम प्राप्त किया है, उसके आधार पर रिपोर्ट जाँचने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई। अब कैसे लागू होगी सुनिएगा एग्ज़ाम्पल। जब पहली बार कार्मिक मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई तो ये कहा गया 10 नंबर, 1 से 10 नंबर दिए जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर दिए जाएँगे और इस 10 नंबर के आधार पर तय होगा कि कौन कर्मचारी कितना एफ़िशिएंट है। 10 का मतलब बहुत अव्वल दर्जे का एफ़िशिएंट है, यानी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो। तो जब पीएआर की रिपोर्ट कुछ विभागों की कार्मिक मंत्रालय के पास पहुँची, तो कार्मिक मंत्रालय में रिपोर्ट पहुँची, उन्होंने देखा सारे अधिकारियों की जो रिपोर्ट थी वो किसी की 9 थी, किसी की 9.5 थी, 8 तो थी ही नहीं, बहुत रेयर मामले में 8 थी, वरना सब 9, 9.5, सब 9, 9.5, सब एक दूसरे के जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी, कौन किसकी रिपोर्ट खराब करेगा। जब कार्मिक मंत्रालय के पास ये रिपोर्ट पहुंची तो कार्मिक मंत्रालय ने कहा बिल्कुल गलत है,
उठा के उसने डस्टबिन में फेंक दिया, सारी रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक दिया। उसने कहा हमारे देश में इतने एफिशिएंट कर्मचारी, इतने दक्ष कर्मचारी, सब आउट ऑफ 10 9 एंड 9.5 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, संभव ही नहीं है। सारी रिपोर्ट फर्जी, उठा के डस्टबिन में डाल दिया और सारे अधिकारियों से कहा कि ठीक से मूल्यांकन करके रिपोर्ट भेजो, वास्तविक धरातल पर मूल्यांकन करके रिपोर्ट भेजो। 9 पॉइंट से ज्यादा दोगे तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्यों 9 पॉइंट दे रहे हो, क्या इसमें खासियत है। अब सब परेशान हो गए कि 9 से ज्यादा देने पर फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो अब सबको 9 से कम मिलता है, लेकिन सब 9 के इर्द गिर्द बने रहते हैं, 8 से 9 के बीच में अब सब बने रहते हैं। तो ऐसे मूल्यांकन का क्या फायदा। सरकार तो बहुत खुश हुई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बड़े खुश हुए कि हमने बहुत अच्छे सिस्टम लागू कर दिया। नतीजा ढाक के 3 पात। इस रिपोर्ट के आधार पर आप किसी भी अधिकारी का मूल्यांकन ये नहीं कर सकते कि किसी में दक्षता कम है, किसी में दक्षता ज्यादा है, या कोई कम कुशल है, कोई अधिक कुशल। और यही परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यही पीएआर आज हमारे सिविल सेवकों के मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, और इसी आधार पर सिविल सेवकों की योग्यता मापी जाती है और इसी आधार पर उनके प्रमोशन का रास्ता तैयार किया जाता है। तो चूंकि हमारे पास ऐसे अनुभव हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे अनुभव हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर यह कहना कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग को मापने का तरीका निर्धारित किया जाएगा, क्या मापदंड होगा, उस मापदंड को व्यवहार में कैसे मापा जाएगा, यह सब कुछ अभी संभावनाओं का क्षेत्र है। जो हमारे पुराने अनुभव हैं, जो भारत के पुराने अनुभव हैं, ये मैंने नया एग्जाम्पल दिया है, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे अनुभव हैं, नए सिस्टम को कैसे लागू करना चाहिए, कैसे नए सिस्टम की टांग तोड़ी जा सकती है और उसके इफेक्ट को बेकार बनाया जा सकता है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ये है, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट ये है, ऐसे ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट में जो मिशन कर्मयोगी की प्रभावशीलता है, वो कैसे बेहतर बनाई जाएगी, कैसे उपयोगी सिद्ध होगा, ये अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य है। एक बात और अंतिम महत्वपूर्ण बात कि दक्षता के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज़्यादा जोर देने के बजाय हमें भर्ती पर जोर देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है और दक्षता के लिए अति आवश्यक घटक है, लेकिन हमें दक्षता के साथ-साथ हमें नैतिकता और सच्चरित्रता पर भी बल देने की ज़रूरत है। हम क्यों केवल दक्षता पर बल दे रहे हैं? हम इस बात पर बल क्यों नहीं देते कि हमारी सिविल सेवाओं में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो जो नैतिक हों, जो ईमानदार हों, जो सत्यनिष्ठ हों, जिनमें राष्ट्रहित की भावना कूट-कूट कर भरी हो, जिनमें लोकहित की भावना कूट-कूट कर भरी हो। जो भारत तेरे टुकड़े करने वाले गैंग हैं, उस गैंग से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, उसका समर्थन करने वाले ना हो। कैसे जांचेंगे? कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि सिविल सेवाओं में ऐसे लोग भर्ती हों? इस बात को सुनिश्चित करने का कोई रोड मैप नहीं हमारे पास, कोई रोड मैप नहीं हमारे पास। और जब तक ये रोड मैप नहीं बनाया जाता, तब तक सारी दक्षता बेकार है। नैतिकता के विहीन दक्षता निरर्थक है। जिस दक्षता में नैतिकता नहीं, वो दक्षता दक्षता नहीं। इसलिए अगर हम दक्षता संवर्धन की बात करते हैं, अगर हम दक्षता के विकास की बात करते हैं, तो ऐसे दक्षता के संवर्धन से पहले हमें नैतिकता के संवर्धन पर बात करनी होगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि नैतिकता के संवर्धन के लिए सिविल सेवाओं में कोई भी चिंतन नहीं है। नैतिकता के संवर्धन के लिए कोई भी चिंता नहीं, न चिंता है न चिंतन है। तो जब तक नैतिकता को दक्षता से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक नैतिकता को दक्षता से नहीं जोड़ा जाएगा, वो दक्षता हमारे किसी काम की नहीं है। वो दक्षता हमारे किसी काम की नहीं। वो दक्षता उनके काम की होगी जिनको आप दक्ष बना रहे हैं, क्योंकि वो दक्ष बन करके सिलिकॉन वैली में चले जाएंगे, वो दक्ष बन करके और किसी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, वो दक्ष बन करके किसी कंपनी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो आप ऐसे दक्ष लोग क्यों पैदा कर रहे हैं जो दक्षता
का विकास करके अपने लिए काम कर सकें, राष्ट्र के हित और लोकहित के लिए नहीं। इसलिए दक्षता के संवर्धन को नैतिकता संवर्धन के साथ जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। कोई प्रावधान नहीं है, कोई उपाय नहीं किया गया। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 वर्षों में, 75 ईयर्स में सिविल सेवाओं में नैतिकता के विकास को लेकर के, सिविल सेवाओं में नैतिकता के संवर्धन को लेकर के किसी भी प्रधानमंत्री ने चिंता प्रदर्शित नहीं की। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। ये इसका बहुत ये इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी। इसलिए इस कमज़ोरी को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस प्रोग्राम को सही अर्थों में व्यावहारिक धरातल पर फलीभूत कर पाएँगे। अन्यथा मेरे अध्ययन का जो अनुभव है, मेरे अध्ययन का अनुभव यही कहता है कि परिणाम तो बेहतर आएँगे, इसमें कोई शक नहीं। परिवर्तन तो होंगे, लेकिन जो अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तन है, जो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हैं, वो नहीं प्राप्त होंगे। ये मैं अपने अध्ययन के अनुभवों के आधार पर दावों के साथ कह सकता हूँ, प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि जो आलोचना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम की, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, लेकिन अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ अन्य उपायों और कदमों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस दिशा में हमने चिंतन नहीं किया है और जिस दिशा में हमें चिंतन करना पड़ेगा, जिस दिशा में हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो इस दिशा में भी चिंतन किया जाना चाहिए था, जो छूट गया है, रह गया है, तभी मिशन कर्मयोगी कर्मयोगी बन पाएगा, वरना कर्मभोगी बन जाएगा वो। तो वो कर्मयोगी बने, कर्मभोगी ना बने, इसके लिए ये ज़रूरी है कि नैतिकता से जुड़ा जाए, तब वह उपयोगी बन पाएगा। तो आज जो मिशन कर्मयोगी की चर्चा है, मिशन कर्मयोगी की चर्चा को फिर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।